ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भारत में हैं। इसके पहले भी 2 बार प्रयास उन्होंने किया था भारत आने का, लॉकडाउन के कारण नहीं आ पाए थे। तीसरे प्रयास में आ गए। जॉनसन साहब की एक खासियत है, वो मीडिया में बना रहना चाहते हैं। इधर 2 घटनाएं ऐसी हुई जिस कारण से मीडिया पर अभी भी वो छाए हुए हैं। पहली घटना है कि भारत आने के पहले वो एकाएक यूक्रेन पहुंच गए। किसी को कानो कान खबर नहीं, सब हैरत में पड़ गए। खैर सही सलामत वापस गए। रसिया परेशान हुआ, खुदा न खास्ते कहीं जहाँ भीषण युद्ध चल रहा हो, उस बीच में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का आना कितना खतरनाक है। कहीं कुछ हो गया होता तो पूरी दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। उन्होंने पहला काम किया कि उन पर प्रतिबंध लगा दिया कि आगे से आप इधर नहीं आएंगे, सैंक्शन कर दिया उनको। इस कारण से मीडिया में है। और दूसरा कारण ये हुआ कि लंदन में लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। जॉनसन साहब भला क्यों माने, प्राइम मिनिस्टर हैं आखिर। उन्होंने गाड़ी उठाई और चल दिए सड़क पर। एक सोशल गैदरिंग में अटेंड करना था उनको, पुलिस ने पकड़ लिया, फाइन कर दिया। खुशी खुशी फाइन दे भी दिए। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हुई। संसद में हंगामा मच गया कि ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही किसी रूल को भंग किया है। ये 2 कारण रहे बराबर मीडिया में बने रहने के लिए। अब ये सवाल उठता है कि जॉनसन साहब जो भारत आए हुए हैं वो क्यों आए हुए हैं। इसके कुछ कारण तो होंगे। इसके मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला तो ये है, ये स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का एग्रीमेंट भारत से करना चाहते हैं। ये अच्छी बात है। दूसरी बात है कि वो आर्थिक संबंध भारत से बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार का संबंध बढ़ाना चाहते हैं। उसमें से सबसे पहला जो उनका टारगेट है वो है फ्री ट्रेड एसोसिएशन। अब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में नहीं है, बाहर आ गया है, तो ब्रिटेन को अपनी पहचान तो बनानी पड़ेगी, आर्थिक पहचान। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन एक तीसरा कारण जो उनके आने का है वो सबसे बड़ा है। वो ये है कि वो चाहते हैं भारत को यूक्रेन रसिया के युद्ध में अपने साथ रखना। सारे पश्चिमी देशों की जो भीड़ भाड़ यहाँ चली आ रही है, बिना बुलाए मेहमान चले आ रहे हैं, उन सब का मकसद यही है कि भारत को नॉन अलाइंड नहीं रहने दो, अपने साथ रखो। ये इनका भी ये मकसद है। तो वो जो आए हुए हैं जॉनसन साहब, वो जो सारे लोग चले आ रहे हैं, उसकी अगली कड़ी ये है। ये सिलसिला यही समाप्त नहीं हो रहा है। जिस दिन ये आए हैं उसके 2 दिन बाद ही यूरोपियन यूनियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं, मैडम हैं, वो 24 अप्रैल को आने वाली हैं। इंडिया के प्रेसिडेंट से मिलेंगी, प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में स्पेशल लेक्चर देंगी और सबको यही कहेंगे कि आप हम लोग के साथ रहिए, अमेरिका के साथ रहिए, रसिया को छोड़िए। सबका 1 पॉइंट एजेंडा रहता है और दिखाने के लिए जो भी दिखा जाए, हाँ आर्थिक रूप से ये है, वो है, सारी बात है। ये बात होती है। अब ये सारी परेशानियों में सवाल ये उठता है कि युद्ध तो हो रहा है यूक्रेन में, अब बेचैन हो रहा है अमेरिका, यूरोप, उनके सारे मित्र। ऐसा कैसे हो रहा है? ये पैनिक होने का कारण है। यूँ ही पैनिक नहीं हो रहे हैं, बेचैन नहीं हो रहे हैं। उसको 2 बड़े कारण हैं। पहला है स्ट्रेटजिक कारण, दूसरा है इकोनॉमिक कारण। स्ट्रेटजिक कारण ये है कि अमेरिका को लगने लगा है कि हम जो सबसे बड़े महाशक्ति थे, वर्ल्ड ऑर्डर हमारे हाथ में था, वो हम नहीं रह पाएंगे। वर्ल्ड ऑर्डर के 3 तरीके हैं। ये जो डायमेंशंस है उसके 3 डायमेंशन हैं। पहला ये है यूनिपोलर, मतलब एक ही महाशक्ति पूरी दुनिया में नियंत्रण करेगा। दूसरा बाइपोलर, 2 महाशक्ति, जैसे 1945 से लेकर के 1991 जो कोल्ड वॉर था उसमें अमेरिका भी था, सोवियत रूस भी था, तो बाइपोलर हो गया। और मल्टीपोलर में होता है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 4-5 भी मिल करके पूरी दुनिया का फैसला करेंगे। तो जब सोवियत रूस टूट गया तो बाइलेटरल से
बाइपोलर से दुनिया हो गई, वर्ल्ड ऑर्डर हो गया यूनिपोलर, अमेरिका अकेला। लेकिन अभी जो रसिया ने युद्ध कर दिया, आक्रमण कर दिया यूक्रेन पर, तो फिर से बाइपोलर हो गया, क्योंकि कोल्ड वॉर फिर शुरू हो गई, तो पावर उनका कम हो गया, ये वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज हो गया। अब उनको भय है कहीं मल्टीपोलर ना हो जाए। अमेरिका भी, इंडिया भी आंख दिखा रहा है अमेरिका को भी, चाइना तो है ही, रसिया तो है ही, हो सकता है साउथ अफ्रीका भी आ जाए, ब्राज़ील भी आ जाए। तो कहीं यूनिपोलर तो रहे नहीं अमेरिका, बाइपोलर कम से कम है तो तब भी चलेगा। अब कहीं मल्टीपोलर हो गया तो फिर कहीं आंख दिखाने लायक तो रहेंगे नहीं वो। तो ये जो बहुत बड़ा असर हो रहा है वर्ल्ड ऑर्डर पर, अमेरिका की शक्ति जो सीमित होती जा रही है, ये यूरोप की शक्ति जो सीमित होने का जो भय है, ये बहुत बड़ा कारण है कि वो भागे आ रहे हैं भारत। ये सारे लोग आ रहे हैं भारत। अमेरिका भूल नहीं पाया है सीरिया को, जहाँ कि अरसद की सरकार को हटाना चाहते थे। रसिया कहता था, रसा कहता था पुतिन साहब ने हम हटने देंगे, और दोनों आमने सामने लड़ रहे थे और अमेरिका को विद्रोह करना पड़ा, वापस जाना पड़ा, और वहाँ पर जीत हुई रसिया की। अफगानिस्तान से मामूली पाकिस्तान और तालिबान के कारण उन्हें विद्रोह करना पड़ गया। ये दो हार अभी अभी हुई है, और यूक्रेन के कारण कहीं ऐसा न हो जाए कि महाशक्ति ही समाप्त हो जाए। ये बहुत बड़ा भय है भारत में इतनी भीड़ आने की, बिना बुलाए मेहमानों के आने की। अब दूसरा कारण है इकोनॉमिक कारण। ये इकोनॉमिक प्रेशर जो है इन सारे मुल्कों पर, सारे पश्चिमी देशों पर, उसका मूल कारण है चाइना का बदला हुआ तेवर। चाइना का बदला हुआ तेवर का अर्थ ये हुआ कि पूरी दुनिया में, विशेषकर यूरोप और अमेरिका में, भारत में भी, जापान में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, सबसे अधिक सामान जो जाता है, निर्यात होता है, वो चाइना से ही होता है। कहा जाता है कि चाइना जो है, दिस इज द हब ऑफ वर्ल्ड फैक्ट्री इंडस्ट्री। यही सामान बनता है, पूरी दुनिया में जाता है, और उधर से सामान चाइना कम आता है, और चाइना से सामान उधर से ज़्यादा जाता है। अमेरिका के साथ 730 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है, उसमें से चाइना $550 बिलियन अमेरिका को दे रहा है। अमेरिका क्या देता है? सिर्फ 200-250 बिलियन डॉलर। इंडिया के साथ $130 बिलियन का व्यापार बायलैटरल ट्रेड है चाइना के साथ। $95 बिलियन का चाइना का सामान भारत आ रहा है, और भारत सिर्फ 20-25 बिलियन डॉलर देता है। कुछ होता ही नहीं है तो फिर देगा क्या? कहीं चाइना से सामान आना रुक गया तो बड़ा भारी संकट होने वाला है। ये जो अमेरिका है और यूरोप है, ये सारे परेशानी में पड़े हुए हैं। उसका निदान वो भारत की तरफ ढूंढना चाहते हैं। वो भारत को चाइना का सब्स्टिट्यूट मान रहे हैं, जो कि है ही नहीं सब्स्टिट्यूट। फिर भी उनको लगता है कि भारत जो है आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, और कहीं सामान सारे यहाँ बनने लगे तो चाइना से जो कमी होगी उसकी पूर्ति भारत से हो सकती है। एक तो ये आशा है, इसलिए पूरी दुनिया भागी चली आ रही है भारत की तरफ। अब यहाँ दो बड़ी परेशानी, जैसे मैंने बताया कि ये स्ट्रैटेजिक परेशानी है, तो भारत में क्या निदान हो सकता है? वो इसलिए कि एक तरफ तो दुनिया है जो नेटो और अमेरिका एक साथ है, और दूसरी तरफ रसा और चाइना एक साथ है, बैलेंस है, बराबर ताकत है। अब भारत किधर जाएगा? जिधर जाएगा उधर अधिक ताकत हो जाएगी, इसलिए भारत को अपनी तरफ खींचो। तीसरे से भारत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। सो बोथ द साइड्स आर पुलिंग इंडिया टू देयर ओन साइड। और जो आर्थिक कारण है, तो आर्थिक कारण जैसा मैंने कहा कि भारत उतना सामान तो उनको नहीं दे सकता है बनाकर तुरंत, लेकिन कम से कम भारत का बाजार तो दुनिया में सबसे बड़ा है। जो भी सामान उनको है कम से कम बेचने का मौका तो मिलेगा। इसीलिए वो बेचैन हो रहा है भारत के साथ फ्री ट्रेड एसोसिएशन करने के लिए। तो भारत की तरफ जो भीड़ बढ़ रही है, सिर्फ स्ट्रैटेजिक कारण से नहीं, सिर्फ रशियन फैक्टर से नहीं, बल्कि आर्थिक कारण से भी। ये बड़ा कारण हो रहा है। अब रही बात कि ये जो दो परेशानी, जैसा मैंने कहा कि स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक। स्ट्रैटेजिक परेशानी से हो सकता है कि राष्ट्र की जो गरिमा है उस पर असर पड़े।
लेकिन इकोनॉमिक परेशानी के कारण सीधा पेट पर लात पड़ता है, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, किसी को नहीं हो सकता है। ये कारण है भाग के आने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि कभी कभी क्या होता है, दूसरे की बेबसी अपने लिए वरदान साबित हो जाता है। अगर उधर परेशानी है यूरोप में, अमेरिका में, तो कहीं भारत के लिए वरदान तो नहीं है आगे बढ़ने का। ऐसा हुआ है 1930 में, दुनिया इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक मंदी हुआ है, पूरा यूरोप कंगाल हो गया, अमेरिका इसी कारण से सबसे अधिक धनी हो गया, धनवान हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, अमेरिका का न एक सैनिक मरा और न $1 खर्च हुआ, और जब जीत हुई उसके ग्रुप की तो सेहरा अमेरिका के सर पर बना गया। विल्सन साहब जो प्रेसिडेंट थे लगे लीग ऑफ नेशन बनाने में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनके ग्रुप का फ्रांस लूटता रहा, जर्मनी का राज हो गया, अमेरिका सिर्फ देखता रहा, कुछ भी नहीं किया। अमेरिका तब जगा जब पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक कर दिया, तो इन्होंने वहाँ भी एक गोली खर्च नहीं की, एक सैनिक नहीं मरा, सीधा उन्होंने क्या किया, तो ये उठाया, न्यूक्लियर उठाया और जापान पर छोड़ दिया। सिर्फ न्यूक्लियर का खर्चा हुआ है दोनों वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का। तो जब दुनिया बेबसी में जा रहा हो तब अपना अवसर ढूंढना ये भारत की नीयत नहीं है। लेकिन जब अपने आप सोने का घड़ा आपके दरवाजे पर चला है तो उसको वापस कैसे करेंगे? अगर आर्थिक परेशानी होने वाली है दुनिया की, अब भारत निदान दे सकता है तो जरूर देना चाहिए। अगर स्ट्रेटेजिक प्रेशर से पूरी दुनिया परेशान हो रही है, रसिया कारण, चाइना कारण, तो भारत उसके साथ तो नहीं जाएगा, बीच में तो अंगद की तरह खड़ा रहेगा। ये बात हो सकती है। अब रही बात कि जो कहते हैं कि ये जो परेशानी बढ़ रही है अमेरिका के साथ, वो कहते हैं डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी, अर्थात कि ये सारे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और ऑटोक्रेट है, अधिनायकवादी हैं रसिया। ये कहते हैं ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्री यूनाइटेड, ऑल टू कम ऑन वन प्लेटफॉर्म अगेंस्ट ऑटोक्रेसी। अब ये देखिए, ये सुविधा की राजनीति है, कभी ये डेमोक्रेसी बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते हैं इनको भी पता नहीं है, या भूल जाते हैं या आंख बंद कर लेते हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उपनिवेश था इंग्लैंड का, आधी दुनिया में उपनिवेश बनाए हुए थे, कॉलोनी बनाए हुए थे। इंग्लैंड में डेमोक्रेसी था, तब भारत में इनको डेमोक्रेसी दिखाई नहीं देता था। ये जब 1969 में चाइना जो कम्युनिस्ट था उनको साथ लेकर के यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर बना दिया, तब भी भारत डेमोक्रेसी था, लेकिन उनके लिए डेमोक्रेसी नहीं था, वो कम्युनिस्ट ही डेमोक्रेसी था उनके लिए। जब 1971 की लड़ाई चल रही थी बांग्लादेश में, आर पार की लड़ाई थी हिंदुस्तान के लिए, तो वो किसके साथ खड़े थे? पाकिस्तान के साथ, यहाँ पर कि फौजी शासन था, अय्या खान का शासन था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ, तब वो भारत उनको नजर नहीं आया डेमोक्रेसी के लिए। तो इस तरह से क्या डेमोक्रेसी, क्या ऑटोक्रेसी, उनकी क्या ज़रूरत है, वही उनको सूट करता है। ये सारी बातें होती रहती हैं। अब रही बात, आप कहिएगा कि रसिया जो है ऑटोक्रेसी है। अरे पुतिन साहब का भी चुनाव हुआ है, लोगों ने चुन के बनाया है प्रेसिडेंट, जैसे बाइडेन साहब को बनाया, जैसे ये जॉनसन साहब बने हुए हैं, तो वो ऑटोक्रेसी कैसे हो गया, अब डेमोक्रेसी कैसे हो गए? ये बहुत विवाद की बात है। उनको सूट करता है कि ऑल डेमोक्रेसी टू कम टू वन प्लेटफॉर्म। इट साउंड्स नाइस, बट दिस इज नॉट द फैक्ट. Fact is that what is suited to them. This is the whole policy there. Now Johnson Sahab is here in India. He will submit his all pleadings. Now India has to decide what to do, what not to do. And India knows what to do. जो भी हो, ब्रिटेन और इंडिया का जो रिश्ता है, खास करके व्यापार का, अगर इसका गहराई से विश्लेषण करेंगे तो पता लगता है कि दोनों की ज़रूरत है। कोविड-19 की परेशानी इंडिया ने भी भुगता है, ब्रिटेन ने भी, और रशियन इन्वेजन के चलते जो आर्थिक परेशानी पूरी दुनिया को हो रही है, इन दोनों को भी है। दोनों मिल करके दोनों को मदद कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति है। अब देखिए, जहाँ तक दोनों के व्यापार का इतिहास रहा है, हर साल दोनों का व्यापार $18 बिलियन का हो रहा है।
और ये व्यापार इंडिया के पक्ष में है। $4 बिलियन का इंडिया के लिए बैलेंस हो रहा है। 18 बिलियन में से करीब करीब 12-13 बिलियन इंडिया का सामान वहाँ बिक रहा है ब्रिटेन में, और वो सिर्फ बाकी सामान $5-6 बिलियन का इंडिया में बेच रहा है। भारत के पक्ष में हुआ ना। और इंडिया के लिए ब्रिटेन इज़ द 7th मार्केट पूरी दुनिया में, 7वां मार्केट है जो सबसे अधिक सामान इंडिया का वहाँ बिक रहा है। और इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ब्रिटेन एंड ब्रिटेन इज 3rd लार्जेस्ट ऑफ इंडिया। ये नौबत है। पूरी दुनिया का जीडीपी के आधार पर अगर देखिएगा तो जीडीपी वाइज ब्रिटेन इज द 5th कंट्री और इंडिया इज द 6th। ये 5th और 6th दोनों है। कभी इंडिया भी 5th होता है, वो 6th हो जाते हैं। ये दोनों में आर्थिक कॉम्पिटिशन है, दोनों मदद भी कर रहे हैं और कॉम्पिटिशन भी कर रहे हैं। ये रिश्ता बड़ा अच्छा है, दोनों की मदद की ज़रूरत है। अब जो रही बात ये फ्री ट्रेड एसोसिएशन के लिए जो परेशानी है, ये सिर्फ ब्रिटेन के लिए नहीं है, भारत के लिए भी ज़रूरत है। अभी भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एसोसिएशन किया है, अभी यूएई के साथ किया है, ब्रिटेन के साथ भी शुरुआत हो चुकी है जनवरी में ही। जैसा मैंने पहले कहा कि शुरुआत हुई है फ्री ट्रेड एसोसिएशन की। अभी आए हैं जॉनसन साहब, उसको और पुख्ता करेंगे। और भारत यही नहीं रुकने जा रहा है, आगे भारत को यूरोपियन यूनियन से भी करना है फ्री ट्रेड एसोसिएशन, कनाडा से भी करना है, इजराइल से भी करना है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी लाइन में लगे हुए हैं, वो भी आने वाले हैं। तो ये सारी बातें हैं। आर्थिक परेशानी से भारत भी निकलना चाहता है, ब्रिटेन भी निकलना चाहता है, दोनों एक दूसरे को मदद कर रहा है। अब रही बात ये जो बाकी जो पॉलिसीज़ है, पॉलिसी चलता रहता है। ये अगर खास पॉलिसी अगर भारत के लिए बनाए हुए है ब्रिटेन ने, तो अकेला नहीं है, पूरी पश्चिमी दुनिया का, अमेरिका का, यूरोप का एक ही पॉलिसी होता है। पहली पॉलिसी होता है कि भारत जैसे मुल्क को प्रेशर में रखो, जो मर्जी सो करवा लो। देखता वो सफल नहीं हो रहा है तो क्या करता है, कंटेनमेंट, पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट, उनको रोको। विभिन्न तरीके हैं रोकने के। देखता वो भी जब नहीं रुक रहा है तो बोलता है पॉलिसी ऑफ इंगेजमेंट, इनको दोस्त बना लो और साथ में मिल करके काम करो। तो ये जो पॉलिसी ऑफ प्रेशर, पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट, पॉलिसी ऑफ ये जो इंगेजमेंट, ये सारे जो हैं ये सारे पश्चिमी देशों के बनाए हुए हैं। भारत ऐसा नहीं करता है। जो भी है भारत ने उनके साथ जीना सीख लिया है। इन सारी परेशानियों के बीच में एक बात तो है कि भारत रशिया को इग्नोर नहीं कर सकता है, किसी सूरत में नहीं कर सकता। अभी भी देखिए यूक्रेन के साथ घमासान युद्ध चल रहा है, तब भी चाइना के विरुद्ध भारत को S-400 का जो डिफेंसिव मिसाइल है वो भी भेज रहा है। लोग कहते थे नहीं भेज पाएगा अमेरिका, रशिया, ठीक भेज तो रहा है। सो रशिया का तो कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। बहुत बढ़िया मित्र है, भारत कभी नहीं छोड़ेगा उसको। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि भारत पश्चिमी दुनिया को भी नहीं छोड़ सकता है। भारत के लिए नॉन अलाइनमेंट जो है यही वरदान है, यही रखना है भारत को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ माई टॉक एंड थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।